पोजीशन के खदशात थे वो एक तरफ, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ ये है कि ऐसा नहीं है कि हमने स्टेक होल्डर से बात नहीं की, हमने तो डायलॉग का जो है वो इन्विटेशन दिया, तहरीक इंसाफ ने कोऑपरेट नहीं किया एज़ यूजुअल। तो इस पर मरवत साहब पहले तो आपकी टेक क्या है कि 27th अमेंडमेंट वाकई इतनी डिस्ट्रक्टिव, इतनी तबाहकुन है, या हुकूमत जो कहती है कि सो मोटो जस्टिस हो रहा था, इसके अलावा जुडिशल एक्टिविज़म का इशू था, पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म की भी नौकरी महफूज नहीं थी, तो अब कम से कम हमने एक सियासी इंक्रोचमेंट तो किया है ना, अपनी स्पेस तो वापस ली है हमने। देखिए, ये बात दुरुस्त है, सुओ मोटो का बड़ा अब्यूज़ हुआ है माजी में। अजीका उर्दू वाला इशू आपको याद होगा, अस्पतालों के दौरे, और आप यकीन करें, मैं खुद चूँकि इस इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता रहा हूँ, 2002 के बाद जज साहिबान जो सुपीरियर अदलिया हैं उनको एक नया शौक चढ़ गया, मीडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना, उनकी खबरों का चलना। फिर एक प्रोटोकॉल की इनको ऐसी लत पड़ गई कि जनाब अली जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होते थे, उनके आगे घोड़े दौड़ाए जाते थे, उनके बैंड बाजे होते थे। फिर ये भी एक हकीकत है कि हमने कैसे जज पैदा किए, इफ्तिखार चौधरी जैसे, साकिब निसार जैसे, और इन्होंने जिन चीज़ों पे सुओ मोटो लिया, फिर जिस तरीके से इन्होंने यके दीगर कानून लॉ मेकर्स को घर भेजा, वज़ीर आज़म को घर भेजा, ये कोई जस्टिफिएबल एक्ट नहीं थे। ठीक, तो लिहाजा सुओ मोटो को जो इन्होंने अभी थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया है, सुओ मोटो को इन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। अच्छा, सुओ मोटो की हद तक तो मैं कोई जाती तौर पे मोतरिज नहीं हूँ, लेकिन सदर का इस्तिस्ना फॉर अ लाइफ टाइम, सिर्फ सदर का इस्तिस्ना तो नहीं है ना, यानी पॉलिटिकल ऑफिस में तो सदर का है ना। वैसे तो आपको पता है, वो उनका आर्गुमेंट यही है कि अगर सदर के अंडर एक ऑफिस आता है, देखिए उसको अगर इम्यूनिटी मिल सकती है, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, ये इस्तिस्ना जो है आर्टिकल 248 के तहत, ये 18वीं आईनी तरमीम में इसकी लैंग्वेज ये बनी कि जब तक सदर और गवर्नर अपने ऑफिस में होंगे तो तब तक ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से मुबर्रा होंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर इस दौरान कोई ये एक ऐसा अमल कर लेते हैं जो जुर्म हो, तो वो पेंडिंग रहेगा, जो ही उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रू, मतलब जब तक वो ऑफिस में है तब तक अनटचेबल है, अनटचेबल, लेकिन सिविल लाइबिलिटी से मुबर्रा नहीं थे। ठीक, यानी कोई उन्होंने किसी के राइट ऑफ डिफेमेशन को उन्होंने इंजर किया। अब जो इन्होंने ये किया है, अब इस हवाले से मेरी ज़ाती अप्रोच ये है, लाजिमान ये अदालतों में चैलेंज होगा। अच्छा, ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है, ये नहीं है कि किसी और जुरिस्डिक्शन में हमें मिसाल मिलती है कि आप कहते हैं कि ताहयात इनको भी और साबिका सदूर को भी हम एक्सटेंशन या इम्यूनिटी देते हैं। अब ताहयात जो हैं, टेन्योर तो ख़त्म हो जाएगा जी, टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद अगर जब तक वो जिंदा है, यानी कि अगर इस दौरान इसने कोई भी क्राइम कर दिया, आपको हमेशा इम्यूनिटी मिलती है उन फंक्शन से या उन अवामिल से जो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज आप अदा करते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो उनका आर्गुमेंट ये है कि ये पर्क्स हैं, जिस तरह पेंशन होती है ना उस तरह ही इस्तिस्ना है। नहीं, ये पर्क्स देखें, एक चीज है ना, आपको इस्तिस्ना है उन अवामिल से कि अगर आप वजीर आजम है सपोज, या सदर हैं और सदर ने एक बिल पे दस्तखत कर दिए, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उस ऑर्डिनेंस से करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान हो गया, और मतलब ये कि किसी इंडस्ट्री को या किसी कार्टेल को उन्होंने नवाजना है सपोज, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं। अब ये करप्शन का एक ये है, आप कहते हैं कि इस पे आप एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, उस पे आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बोनाफाइडी अपने फराइज की अदायगी की है, ठीक, और अगर आपने कहीं, यानी मिसाल के तौर पे आप एक आईनी ओहदा रखते हुए किसी को कत्ल कर देते हैं, एहतसाब तो हो सके कम से कम, तो यानी दुनिया का कोई कानून, अत्ता कि कुरान हकीम हक देता है, ये बिल्कुल कुरान और सुन्ना और इस्लामी और शरीयत से भी मुनाफी। आपको इसका रिवर्सल नजर आ रहा है? मुझे ये नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि जो सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म ने तो बड़ी अच्छी मिसाल सेट कर दी, अप्रिशिएट करना होगा
कि उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। यानी कि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं गलत नहीं करूंगा, मैं कानून के मुताबिक करूंगा। अगर सदर साहब ये कर ले कि वो भी कह दे कि मुझे बस सिर्फ मेरे अपने टेनेवर तक इम्यूनिटी, क्योंकि उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। फिल वक्त नहीं कह रहे वैसे वो शफकत साहब। ये एक तो 27वीं 26वीं तरमीम पे आपको एतराज़ रहा, 27वीं आ गई है, 28वीं के आने का भी राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया है कि वो भी आएगी। तो इसमें अब अगर आप जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि अपील दायर हम कर सकते हैं, तो फिर उसी आईनी कोर्ट में जाएंगे जिससे एतराज़ है आपको? देखें जी, वो तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, हमने पूरी करनी है। वही कोर्ट जिसके जज अपॉइंट करेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसके जजेस भी लगाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम उसके सामने खड़े होंगे, ला महाला उन्होंने क्या फ़ैसला करना है हमें आज ही पता है, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर देंगे। देखें, ये तरमीम 8वीं भी एक डिक्टेटर ने की थी और 17वीं भी की थी, वो शायद इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितनी आज इन हमारे भाइयों ने जो जमहूरी ख़ुद को कहते हैं, ये कहते थे हाइब्रिड सिस्टम। मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्यों हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, लेकिन अब ये तरमीम जब लेके आए तो मुझे पता चला कि ये हमारी ज़हनसाज़ी कर रहे थे कि कल हमने एक ऐसा काम करना है जो कि जमहूरी हिसाब में तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। हम थोड़ी सी ज़हनसाज़ी लोगों की कर रखें कि हम तो भैया आपको बता रहे थे कि जमहूरियत नहीं है, यहाँ हाइब्रिड सिस्टम है, कोई डिक्टेटरशिप से मिलता जुलता काम है यहाँ पे, तो इसलिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। ये तरमीम रोल बैक होनी है इंशाल्लाह, 26वीं हो या 27वीं हो, पहले भी तो हुई हैं डिक्टेटरों की हुई, लेकिन देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसहाक डार साहब कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये पार्ट था जिस पे आप भी अग्रीड थे उस वक्त। इसहाक डार साहब कह रहे थे कोई तरमीम नहीं आ रही, हम 26वीं को तो हजम कर लें, और उसके कुछ दिनों में ही 27वीं आ गई। उन्हें नहीं पता होता, ना था ना इनको पहले पता था, तरमीम कहीं और से आती हैं और वो करवा दी जाती हैं, वो एक और बात है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि नेशनल हीरोज़ को ज़रूर नवाजा जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी हमारा हीरो था जी, और हमने कितने बुरे तरीके से उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हुआ है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जिस तरह किया है, ये पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से करवाई गई थी और वहाँ से रिवायत डालेगी। हमने तो अपने नेशनल हीरो के साथ ऐसा किया है, इसलिए हीरोज़ को नवाजने के और बड़े तरीके होते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ना दुनिया में कहीं राइज है। पूरी दुनिया आप घूम के देख लें, आपको कहीं इम्यूनिटी फॉर लाइफ नहीं मिलेगी। और फिर एक इस्लामी मुल्क जिसका नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कोई चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दूंगा जी, तो ये प्रिंसिपल के खिलाफ है। हुज़ैफा साहब, आपने आर्ग्यूमेंट सुन लिया है और चार्जशीट ये है कि एक तो आपने ये जो बैलेंस था इंस्टीट्यूशंस का, इसको ख़राब कर दिया। फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी का मतलब तो ये है कि आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन इफ आई एम द प्रेजिडेंट। सदर बन गया हूँ, जो दिल करे वो कर सकता हूँ। तो आपको लगता है कि फिर ये लॉन्गर टर्म में आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हर सियासी पार्टी जो कानून साजी करके जाती है फिर उसी को भुगतती है, उसी के आगे वो आकर खड़ी हो जाती है। जी बहुत शुक्रिया जी, मुझे अगर आप मौका देंगे तो बेसिकली 27वीं तरमीम के, मुझे फिर आवाज मेरी आ रही है, बात फिर सही हो नहीं पाती इसलिए, लेकिन खैर मैं कोशिश करता हूँ। अगर अपनी टेक्निकल टीम को अगर आप ये ताकीद करें कि इसको सेट कर दे, तो हमारी जो 27वीं तरमीम है बेसिकली उसके 3 अगर आप देखें तो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी। दूसरा है आर्टिकल 243 जो कि आपकी मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुतालिक है। और तीसरा आप जो सवाल कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी से मुतालिक, तो मैं तीनों पे आप एक एक 2-2 मिनट लेके बात अपनी मुकम्मल कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, तो कोई ये नहीं कि रातों रात उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये 15 साल से पीपल्स पार्टी और हमारी जो है अर्करेजी इस पर हुई भी थी, लेकिन 2010 में जब 18वीं आईनी तरमीम आई तो पीपल्स पार्टी और हमारे माथे पे बंदूक रखकर उस वक्त की जुडिशरी ने अपनी मर्जी की अमेंडमेंट कराई और हमें कहा गया कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे या जजेस की तैनाती के तरीकेकार में पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट करेंगे और आप जजेस की सुपरमेसी को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम इस आईनी तरमीम को टर्न डाउन कर देंगे। इसीलिए आपने देखा कि जजेस की तैनाती में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मनमानी चलती आई और उन्होंने अपने चैम्बर्स के लोगों को, अपनी मर्जी के लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की। हमने इस दफा क्या किया, हमने जुडिशियल प्रोसेस जो है सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को, उसको इस तरीके से उसकी कंपोजिशन कर दी कि उसमें जजेस भी हैं पड़े जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, और उसके अंदर आपने लीगल फर्टिनिटी का नुमाइंदा भी हमने डाल दिया और उसके साथ साथ हमने पार्लियामेंट से भी नुमाइंदगी डाल दी,
आज ठीक है, पार्लियामेंट में जो चेहरे हैं वो शायद मेरे भाई को पसंद नहीं होंगे, शायद आपको पसंद ना हो। 2018 से 22 तक जो चेहरे थे वो हमें पसंद नहीं थे, हम कहते हैं आरटीएस वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पावर पार्लियामेंट के पास आई है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ी कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस ने ये बात की कि ये तो ओवरलैपिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर दरमियान। लेकिन हमने जो है फिर इसको बार बार देखा, लीगल फर्टिलिटी से राय ली, और उसके बाद यही तय हुआ कि आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट अलहदा होनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) पे तनकीद करते हैं तो आर्टिकल 184(3) पे सब मुत्तफिक हैं कि उसका हमेशा से मिसयूज हुआ। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुआ, साकिब निसार साहब के दौर में हुआ, दरमियान में जो जजेस आए उन्होंने उसका मिसयूज नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 184(3) को ऐसी नीड नहीं थी कि आप उसको जो है टर्न डाउन नहीं कर सकते, उसको इलिमिनेट नहीं कर सकते आइन से। उसके बाद अगर आप बात करें आर्टिकल 243 की, आप ये स्क्रीन पे बात नहीं कोई कर पा रहा या नहीं कहते, लेकिन ट्विटर पे पीटीआई ये टोटल कैंपेन चला रही है कि पर्सन स्पेसिफिक है। मैं समझता हूं पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, अगर 2026-25 में जंग लड़ने के रमूज बदल गए हैं और पूरी दुनिया नई नई टेक्नोलॉजीज पर चली गई है, और आपने ऑपरेशन बुरहानुल मरसूस की फतवाहत के बाद ये देखा कि कहां कहां हमारे लकूनात थे या कहां कहां पर हमें नुकसान हो सकता था, और सबसे अहम चीज जो सामने आई वो यही खदशा ये है कि पीटीआई की तरह कहीं आप भी माफी ना मांगे, जिस तरह उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, 5 साल बाद माफी मांगी। ये एक्सटेंशन नहीं है, ये बेसिकली मुसल्लह अफवाज में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक चीज की गई और एक ओहदा क्रिएट किया गया ताकि तीनों आपकी आर्म फोर्सेस जो है एक फैसला कर सकें।